वेलकम ऑल टू आरबीपी क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट क्या होती है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। और वो कैसे हेल्प करती है? सेकेंड पॉइंट है, when light falls on an object it reflects the light and when the reflected light reaches our eyes then we see the object। जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो हमारी आइज तक रीच करती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर इस प्लांट की जगह पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने की बजाय अपने में से पास होने देता, मान लीजिए ग्लास है, ये ग्लास होता, ठीक है, इस प्लांट की जगह पे, तो वो ग्लास अगर अच्छी क्वालिटी का, फाइन क्वालिटी का ग्लास है तो वो अपने में से मैक्सिमम लाइट को पास होने देता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जब फाइन ग्लास हमारे सामने हो, हमें ना पता हो कि सामने ग्लास है, तो हमें नहीं पता चलता कई बार कि बीच में ग्लास है भी या नहीं। अगर कुछ ग्लास ही ऐसा है जो 100% या नियरली 100% लाइट को अपने में से क्रॉस पास नहीं होने देता है, वो कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो वो ग्लास हमें ईजिली दिखता है कि आगे कोई ग्लास है। अगर वो ज़्यादातर लाइट को अपने में से पास होने देता है तो हमें वो नहीं दिखेगा। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ जितनी भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है उतनी ही अच्छी तरह से वो हमें दिखेगी। तो कोई भी चीज़ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी तभी हम उसको देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। देखिए, फिलहाल आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, इस साल भी आपका जो थ्योरी है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आपका जो सिलेबस है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। हालांकि ये थ्योरी पूरी तरह सही नहीं है, मैं आगे आने वाले जो पेजेस के अंदर आपको समझाऊंगा। अदरवाइज आप जानते हो कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कुछ कॉमन फिनोमिना लाइट से जुड़े हुए हैं। फिनोमिना क्या होते हैं? फिनोमिना होते हैं प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं बोलते हैं इसको। फिजिक्स में प्रोसेस की जगह पे हम वर्ड फिनोमिना यूज कर देते हैं। कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। शैडोज बनती हैं, ये लाइट के कारण ही बनती हैं, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है, जैसे कि ये एयर है, ठीक है, ये एयर है और इधर वाटर है, ठीक है। तो ये एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम में जाएगा। एयर एक मीडियम से लाइट जो है वो जब वाटर में एंटर करती है तो यहाँ से बेंड हो जाती है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये आने वाले पेजेस के अंदर आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी आप फिलहाल देख लीजिए, रेनबो का बनना ये भी लाइट का ही एक फिनोमिना है। ये है एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 1। बीच बीच में आपको मैं एनसीईआरटी की बुक के पेज जो हम कवर कर चुका हूँ, मैं जिसका पूरा मटेरियल जो है, पूरे कंसेप्ट जो है मैं क्लियर कर चुका हूँ, वो मैं बीच बीच में आपको दिखाता रहूँगा। ये है पेज नंबर 1। इसमें हमने ये सब टॉपिक कर लिए, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, लाइट क्या है, शार्प शैडो, रे ऑफ लाइट, और ये ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है जी। अब एक जो पार्ट है इसमें थोड़ा सा जो अभी मैं आपको बता रहा था कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये कंसेप्ट जो है बाद में ये भी फेल होता हुआ नज़र आता है। उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने बताया है। हालांकि आपके सिलेबस में वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इन्होंने जो बताया है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कुछ भी इसमें अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो एटलीस्ट आपको पता हो। देखिए क्या कहते हैं, इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, द लाइट हैज़ ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन स्ट्रेट लाइन, एन अफेक्ट नोन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या होता है, अगर पाथ ऑफ लाइट के अंदर एक लाइट का सोर्स है और उसमें वहाँ से रेज ऑफ लाइट बहुत सारी जा रही हैं, उसके अंदर एक छोटा सा ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो लाइट की टेंडेंसी है उस ऑब्जेक्ट के आसपास जो है बेंड होने की। तो वहाँ से साइंटिस्ट्स ने ये आइडिया लगाया, ये रिजल्ट निकाला कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, वो बेंड भी होती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे सारी जो पिछली जो थ्योरीज थी लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है वो सब फेल हो गई, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्टिक्स की जो थ्योरी है स्ट्रेट लाइन वाली वो फेल हो जाती है। ऑप्टिक्स क्या होता है, यहाँ से ऑप्टिक्स भी मैं क्लियर कराता चलूँ। ऑप्टिक्स जो है वो एक ब्रांच है फिजिक्स की जो स्टडी करती है किसको, लाइट को एंड साइट को। आपने देखा होगा कि चश्मों की दुकान पे, शॉप पे, स्पेक्स की जो शॉप होती है उस पर ऑप्टिकल्स लिखा होता है, वो इसीलिए लिखा होता है ऑप्टिक्स। ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे।
टू एक्सप्लेन फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन लाइट इज थॉट ऑफ एज वेव। अब डिफ्रैक्शन जो है, क्योंकि लाइट बेंड करती है, तो उससे ये माना गया कि लाइट एक वेव है। उसके बाद फिर 20th सेंचुरी की बिगिनिंग तक तो ये वेव चलता रहा, ठीक है। उसके बाद फिर वेव थ्योरी भी इनएडिक्वेट हो गई। इनएडिक्वेट का मतलब है अपर्याप्त या इनसफिशिएंट हो गई। किसके लिए? जब लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, तो वेव की तरह वो बिहेव नहीं करती है, वहाँ पे वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की तरह। पार्टिकल की स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? जैसे पत्थर फेंके जाते हैं किसी के ऊपर, ठीक है, उस तरीके से एज ए मैटर, एज ए पार्टिकल बिहेव करती है। तो ये कन्फ्यूजन कुछ टाइम तक चलता रहा, जब तक कि मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एमर्ज नहीं होती है, तब तक ये कन्फ्यूजन चलती रही। और ये थ्योरी कहती है कि लाइट इज नाइदर वेव नॉर पार्टिकल, इट हैज़ डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब डबल नेचर है, इसमें पार्टिकल प्रॉपर्टी भी है और वेव नेचर, वेव प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम। सेम मीडियम का क्या मतलब है? मिरर एक मीडियम है, एयर एक मीडियम है। जब लाइट एक मीडियम से आती है और सरफेस के ऊपर फॉल करती है और उसी मीडियम में वापस चली जाए टकरा कर, रिफ्लेक्ट होकर, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से कुछ नई आपके पास डेफिनेशंस आती हैं। क्या? एक इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो आती है, जो इंसिडेंट हो रही है, जो ओरिजिनली लाइट रे आ रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसके बाद जिस पॉइंट पे ये फॉल करती है मिरर के ऊपर, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया जाए तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो और नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो ये वाला एंगल है, उसको आई से, एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसी नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है, उसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सिंपली आपने ये याद रखना है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो हैं ये सेम प्लेन में होते हैं। ये सेकंड लॉ है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो नॉर्मल है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में होते हैं। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए इंसिडेंस रे जिस प्लेन में है, प्लेन कैसे समझेंगे? अब ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है। इंसिडेंस रे अगर ब्लैक बोर्ड के प्लेन के साथ साथ आ रही है, बिल्कुल साथ साथ आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी ब्लैक बोर्ड के प्लेन के साथ साथ ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि ब्लैक बोर्ड के प्लेन को वो छोड़ के बाहर निकल जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी, नहीं, वो उसी प्लेन के साथ ही रहेगी। नॉर्मल भी अगर ड्रा करना है तो वो भी ब्लैक बोर्ड के प्लेन के साथ साथ ही ड्रा करना है। ऐसा नहीं है कि हम स्केल को ब्लैक बोर्ड के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ खड़ा कर लें, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑल थ्री लाइन्स, जो तीन लाइनें हैं, ये सेम प्लेन में होंगी। ये सेकंड लॉ है, बहुत सिंपल है, याद करना है, इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद है इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की किस तरीके की इमेजेस बनाता है? सबसे पहले इमेज जो बनती है प्लेन मिरर से, वो इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधी इमेज बनती है, ठीक। ऐसा तो नहीं है कि आप इमेज के प्लेन मिरर के सामने घरों में जो आप खड़े हैं तो आपकी इमेज उल्टी बन रही हो, कि सिर नीचे हो, टांगे ऊपर हो, ऐसा तो है नहीं, सीधी बनती है, ठीक है। इमेज इज सेम साइज, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बनती है, छोटी बड़ी नहीं बनती है अगर आपका मिरर प्लेन है तो। आप देखें घरों में हम नॉर्मली प्लेन मिरर ही यूज़ करते हैं। उसके बाद है मिरर की जो इमेज है, इमेज जो है मिरर में, प्लेन मिरर में, वो सेम डिस्टेंस पे बनती है। देखिए सीधी बनती है, सेम साइज की बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है। मतलब कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो x डिस्टेंस पे है मिरर से, तो उसकी इमेज जो है वो भी x डिस्टेंस पे ही बनेगी। 5 मीटर है तो 5 मीटर ही है, 1 मीटर है तो 1 मीटर ही है, ठीक है। तो ये हो गया सेम डिस्टेंस पे। एक है इमेज वर्चुअल बनती है। वर्चुअल का मतलब क्या हुआ? वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी, नॉट रियल, ठीक है। इमेजिनरी है, असली नहीं है, रियल में नहीं है। इमेजिनरी इमेज बनती है, उसको स्क्रीन पे कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मिरर के पीछे, मान लीजिए आप प्लेन मिरर के सामने 1 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ खड़े हैं और 1 मीटर की डिस्टेंस के पीछे आप फिल्म लगा देंगे, स्क्रीन लगा देंगे, तो वो इमेज आपकी स्क्रीन पे ड्रा हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जैसे कि हम फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, रियल इमेजेस को फोटोग्राफी स्क्रीन के ऊपर ले आते हैं,
उस तरीके से वर्चुअल इमेजेस को नहीं लिया जा सकता। ठीक है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट है वो आपको इमेज मिरर के अंदर राइट दिखता है। ठीक है, अगर आपका पी लेटर है तो मिरर के अंदर, ये मिरर है मान लीजिए, तो मिरर के अंदर आपको ये उल्टा पी दिखेगा। इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। लेफ्ट हैंड आपका राइट हैंड दिखेगा उदाहरण मिरर के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे है स्फेरिकल मिरर्स, जिसके हम देखिए इस चैप्टर के अंदर हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे और लेंस पढ़ेंगे। दो तरह के लेंस होते हैं, दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। इसी तरीके से कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस होते हैं। लेंसेज के बारे में हम आने वाले पेजेस के अंदर पढ़ेंगे। अभी हमारे पास लेंस हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, देखिए आप इसको देख के समझ सकते हैं। चम्मच है, एक स्पून है, स्पून का ये इंटरनल हिस्सा भी एक मिरर का काम करता है, आउटर हिस्सा भी एक, आउटर पार्ट जो है वो भी एक मिरर का काम करता है। ये स्पून का सिर्फ इतना हिस्सा ले लीजिए, इतना प्लेट, आप घरों में एक गोल प्लेट है, उसका अंदर वाला हिस्सा और बाहर वाला हिस्सा देखिए, वो अगर हम उसको कंप्लीट करेंगे तो एक मिरर, आप एक स्फीयर बना सकते हैं। ठीक है, उसको हम अगर कंप्लीट करेंगे तो एक स्फीयर बनाया जा सकता है। तो देखिए क्या होता है, उस स्फीयर के अगर अंदर की तरफ रिफ्लेक्टेड पार्ट है तो उसको बोलेंगे कनकेव, अगर बाहर की तरफ उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट है तो उसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और यहाँ पे डायग्रामेटिकली हम 3D इमेजेस को, जैसे यहाँ स्पून को दिखाया गया है, हम यहाँ नहीं दिखा सकते हैं। हम मिरर को डायग्रामेटिकली जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर बाहर का हिस्सा, आउटर पार्ट जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे। ये अंदर का जो एरिया है इसको पेंटेड एरिया दिखाया जाएगा। और अगर इंटरनल पार्ट जो है उसका वो रिफ्लेक्टेड पार्ट है तो हम उसको इस तरीके से दिखाएंगे। और जो इंटरनल पार्ट अगर वो रिफ्लेक्टेड है तो उसको बोला जाएगा कनकेव, और अगर आउटर रिफ्लेक्टेड है तो उसको बोला जाएगा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक स्फीयर है, स्फीयर के ही पार्ट होते हैं कन्वेक्स और कनकेव। उस स्फीयर का एक सेंटर भी होता है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है तो कन्वेक्स है, अंदर है तो कनकेव है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या होती है? स्फेरिकल मिरर इज ए कर्व्ड मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। 2 टाइप्स के होते हैं, कनकेव है, कन्वेक्स, ये आपको बता दिया। इसके बाद हमने ये सेकंड पेज जो है NCERT का, ये हमने कर लिया है, इसमें कुछ चीज़ नहीं बची है, स्पून वगैरह ये हमने देख लिया। उसके बाद हम ये कह सकते हैं आगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में डिटेल में और ज़्यादा पढ़ते हैं। क्या कनकेव मिरर क्या होता है? इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या है? अंदर की तरफ है। ठीक है, कर्व्ड इनवर्ड। लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये हम आने वाले पेजेस के अंदर पढ़ेंगे। अभी आपको सिंपली बता देता हूँ कि ये लाइन है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज ऑफ लाइट आ रही हैं वो एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगी। ठीक है, मिल जाएंगी। तो इसीलिए इस जो मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। ये कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोला जाता है, उसका रीज़न भी आपके पास यही है। रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर मीट एट ए पॉइंट या कन्वर्ज एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स वाई कनकेव मिरर इज सेड टू बी कन्वर्जिंग मिरर। उसके बाद हम कनकेव मिरर के बारे में और अगर पढ़ना हो तो हम ये कह सकते हैं कनकेव मिरर इज हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। देखिए ये कनकेव मिरर है जिसका पेंटेड एरिया बाहर की तरफ है, रिफ्लेक्टेड जो एरिया है वो अंदर, रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ है। तो जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है उसका सेंटर, अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है तो उसको कनकेव मिरर बोला जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसका उल्टा पढ़ें, कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये वाला, वो अवे है किससे? सेंटर ऑफ स्फीयर से अवे है। किस स्फीयर से? जिसका ये पार्ट है। कन्वेक्स मिरर इज वन हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। एक और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? जैसे कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग बोला जाता है, इसको डाइवर्जिंग बोला जाता है। कैसे? पहले तो कन्वेक्स मिरर क्या है? इज ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं। दूसरा, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके भी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका बाहर की तरफ है। ठीक है, अंदर की तरफ से पेंटेड है, ये पॉलिश्ड है। एक्चुअली मिरर को क्या किया है? पॉलिश करके ऊपर से पेंट कर दिया जाता है ताकि पॉलिश उतरे ना।
ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पेंट से अपोजिट साइड होता है ये वाला। अब क्या है, रिफ्लेक्ट रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर गेट डाइवर्ज। क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से जो भी लाइट आएगी वो डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे, लेकिन वो आती हुई कहाँ से दिखेंगी, एक पॉइंट से आती हुई दिखेंगी। यहाँ से जब हम देखेंगे ना, अगर हम यहाँ से देखते हैं, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये जो ये लाइट जो आएगी वापस आती हुई दिखेगी, वो हमें यहाँ से आती हुई दिखेगी। हमें ये नहीं पता लगेगा कि इधर से आ रही है, हमें यहाँ से आती हुई दिखेगी, यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से। तो क्या होगा, असल में वो डाइवर्ज होती हैं इस तरीके से, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। डाइवर्ज एंड अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर, दैट्स वाई दिस मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ये डेफिनेशन होगी। कनकेव मिरर का यूज़ यहाँ पे अभी आप देख लीजिए, हम लास्ट जब हम मिरर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ चुके होंगे तो इसका यूजेस हम ढंग से करेंगे। अभी क्या है कि किसी चीज़ को बड़ा करके देखने में हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। शेविंग के लिए मिरर कुछ स्पेशल आते हैं जिसमें आपका चेहरा जो है, फेस जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसी तरीके से मेकअप के लिए, इसी तरीके से डेंटिस्ट के पास एक छोटा सा मिरर होता है कनकेव मिरर, जिससे वो अंदर हमारे दांतों को अच्छे तरीके से बड़ा करके देख सकता है। ठीक है, ये पार्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब कन्वेक्स मिरर का भी ऐसे ही आपने देखा होगा। कहाँ देखते हो आप इस तरीके के, आजकल गली या चौराहे के जो मोड़ पे, तीखा मोड़ जो आता है, वहाँ पे कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है ताकि एक वाइड एरिया को कवर किया जा सके देखने के लिए। और बड़े मॉल्स के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है बड़े एरियाज़ को देखने के लिए। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ देखना है। और कन्वेक्स, इट इज़ कन्वेक्स के बारे में और भी लिखा हुआ है। कन्वेक्स मिरर इज इन विच द रिफ्लेक्टिव सरफेस बल्जिज टुवार्ड द लाइट सोर्स। ठीक है, उभरा हुआ, बल्जिज का मतलब क्या होता है, लाइट सोर्स की तरफ उलझा हुआ है, ये बाहर की तरफ है। ठीक, तो अलग अलग टाइप से इसको डिफाइन किया जा सकता है कनकेव और कन्वेक्स को। ये हम कर चुके हैं। कर्व्ड मिरर्स, कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है, आपको अलग अलग तरीके से दिखाने के लिए ये बनाया गया है। अच्छा, एक होता है कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग नेचर, उसकी कन्वर्जिंग नेचर दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। आप, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने लेंस के साथ सनलाइट से कागज़ को, छोटे पेपर को जलाया होगा। ठीक है, एक सुटेबल डिस्टेंस पे रखते हैं, जब जो ये रिफ्लेक्ट करके लाइट आती है वो एक पॉइंट साइज यहाँ पे बन जाती है। तो होता क्या है, लेंस इतने सारे एरिया की लाइट को एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कन्वर्ज कर देता है, उससे क्या है, लाइट, ये पेपर जो है वो जलने लगता है। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट आप कनकेव लेंस के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ लाइट इसमें से पास होगी, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी। आप कनकेव मिरर को इस तरीके से रखेंगे कि लाइट, सनलाइट उसके ऊपर फॉल करके वो किसी पेपर के ऊपर पॉइंट साइज आप फोकस कर लेंगे इसको, और वो पेपर जो है जलने लगेगा। बिल्कुल सेम तरह से एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको कहीं से आपको स्कूल की लेबोरेटरी से, स्कूल लैब से आपको कनकेव मिरर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। पेज 3 है एनसीईआरटी का, हमें डेफिनेशंस दी गई हैं, कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स की। ये डेफिनेशंस हम कर लेते हैं अभी। और यहाँ पे है फोकल लेंथ निकालना है इसका, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर का। और ये पेज 3 को हाफ करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। और ये नियर अबाउट हम कर चुके हैं, थोड़ा सा इसमें डेफिनेशंस बाकी हैं, वो मैं अभी करवा देता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। क्या, सबसे पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, चाहे वो ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है। ठीक है, ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, ये भी स्फीयर का पार्ट है, ये भी स्फीयर का पार्ट है। उस स्फीयर की कोई ना कोई रेडियस भी होगी, ये पीसी। तो पीसी जो है उसे बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो ये सी है सेंटर स्फीयर का, उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। सी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ओरिजिनल स्फीयर दिखा रखा है, ये मिरर उसका पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही ओरिजिनल स्फीयर दिखा के मिरर उसका पार्ट है। कनकेव के लिए भी दिखा दिया, कन्वेक्स के लिए भी दिखा दिया। आपको समझ आ गया होगा, जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और उस स्फीयर की जो रेडियस है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सिंपल। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सेम डेफिनेशन जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की थी, उसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर की है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है।
बिल्कुल सेम ऐसे ही कनकेव और कन्वेक्स के लिए दोनों के लिए बना सकते हो। उसके बाद आता है पोल ऑफ वर्टेक्स, पोल या फिर वर्टेक्स। पोल और वर्टेक्स एक ही बात है। जो ये मिरर है ना, ये मिरर है इतना, ये जो मिरर है इसका जो ये पॉइंट है, अगर हम अलग से बनाना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं। मिरर कनकेव मिरर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, इसको बाहर की तरफ से इस तरीके से आप दिखा दीजिए एरिया। ये जो मिड पॉइंट है इसको हम नॉर्मली एम डैश या M1 M2 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये मिरर का नाम दे दिया। और ये जो इसका मिड पॉइंट है इसको पोल बोलते हैं या वर्टेक्स बोलते हैं। पी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कन्वेक्स मिरर आपने बनाना है तो इसको इस तरीके से अंदर की तरफ से पेंट कर दिया जाएगा और ये पी आ जाएगा इसका, ठीक है। पोल या वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, मिरर का सेंटर है, स्फीयर का सेंटर नहीं, मिरर का सेंटर है। एक्स वाई से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं इनको, ठीक है। M1 M2 M डैश जैसे भी रिप्रेजेंट करना होता है। उसके बाद है प्रिंसिपल फोकस। जैसे हम कन्वर्जिंग की बात कर रहे थे तो यहाँ से प्रिंसिपल फोकस एक नई डेफिनेशन आती है। प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस इन अ कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस इन अ कनकेव मिरर क्या होता है? रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है कि सबसे पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस हो सकता है आगे आपके पास आएगी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में भी समझ लीजिए, फिर प्रिंसिपल फोकस भी कर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस सिंपल है, पी भी पढ़ लिया आपने, सी भी पढ़ लिया। इन दोनों को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन होती है एक, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दोनों लेंसेज के अंदर, दोनों मिरर्स के अंदर ये होती है, ठीक है। इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। क्या है? अब प्रिंसिपल फोकस के बारे में पढ़ रहे थे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन आती है वो कनकेव मिरर के केस में तो एक्चुअली एक पॉइंट पे मिल जाती हैं आगे, ठीक है, मिल जाती हैं। और जो भी जितनी भी पैरेलल आएंगे, ठीक है, इनके अलावा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमने 5 दिखाई हैं, 5 ही हैं। अनलिमिटेड अनगिनत लाइन्स आती हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन्स आती हैं, वो सभी एक पॉइंट से पे आगे मिलती हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, कन्वेक्स मिरर में वो लाइंस एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं यहाँ पे। असल में तो जो भी लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली, इस लाइन के, इस एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन आएगी, रे ऑफ लाइट आएगी, वो रिफ्लेक्ट तो बैक ही होगी, मिरर को पार तो करने से रही, लेकिन वो एफ से आती हुई दिखाई देगी। इसी तरीके से हर कोई लाइन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक उसी मीडियम में हो जाएगी, लेकिन आती हुई वो प्रिंसिपल फोकस से एक पॉइंट से होती हुई आती हुई दिखाई देंगी। उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। दोनों ही केसों में, कनकेव के केस में भी और कन्वेक्स केस में भी, प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से, इस पॉइंट को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। In a convex mirror, rays of light parallel to the principal axis after reflection gets diverged and appear to come from a point on the principal axis behind the mirror called the principal focus। एक पॉइंट से जो कि मिरर के बिहाइंड है वहां से आती हुई हमें दिखाई देंगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। कनकेव में एक्चुअल में मिल जाएंगी, कन्वेक्स में वहां पे मिलती हुई दिखाई देंगी या फिर वहां से आती हुई दिखाई देंगी। दोनों केसों में कह सकते हैं। प्रिंसिपल केस एक्सिस हमने कर लिया। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है, जैसे हमने P और C की डिस्टेंस, ये P और C की डिस्टेंस हमने करी थी R रेडियस, ठीक है, ऐसे ही P और F की जो डिस्टेंस है, ये वाली P और F की जो डिस्टेंस है इतनी, इसको PF को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये होती है फोकल लेंथ। और ये होती क्या है? ये PC की हाफ है। PF जो है वो हाफ ऑफ PC है, मीन्स फोकल लेंथ जो है वो हाफ ऑफ R है। इसको हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2F भी लिख सकते हैं। रेडियस जो है फोकल लेंथ का डबल है, ऐसे भी कह सकते हैं। दोनों केसेस के अंदर, चाहे वो फोकल ये कन्वेक्स हो चाहे वो कनकेव हो, दोनों केसेस के अंदर ये डेफिनेशन सेम है। इसके बाद आता है डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। मतलब ये मिरर है, ये मिरर है, इस मिरर का भी तो डायामीटर होगा ना, ये वाला एक इतना, कितना डायामीटर है? एक तो स्फीयर का डायामीटर हो गया, वो नहीं, मिरर का डायामीटर, मिरर का जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सिर्फ इसका डायामीटर ये कितना है, इसको बोलते हैं अपर्चर। डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। इस डायग्राम के अंदर कैपिटल F प्रिंसिपल फोकस है, कैपिटल C जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, P पोल है और PF फोकल लेंथ है,
पी एफ फोकल लेंथ है, पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर है इतना, और एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर जो रिफ्लेक्शन करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला है कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जो भी रे आएगी वो प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी, ठीक है। अलग से बना के दिखाऊं तो ये कनकेव मिरर है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए। कनकेव मिरर को आप यहाँ से इस तरीके से दिखा दीजिए, एम एन इसका नाम लिख दीजिए, और ये एक्स वाई इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आ रही है वो कैपिटल एफ, ये एफ है और ये सी है। सपोज जितनी डिस्टेंस पे आप पी से एफ रखेंगे उतनी ही डिस्टेंस आगे सी रखेंगे, ठीक है। ये एफ से पास होगी, ये फर्स्ट रूल है, ठीक। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कनकेव मिरर पासिस थ्रू इट्स फोकस। ये तो हो गया कनकेव मिरर का बात। कन्वेक्स के बाद क्या होता है, कन्वेक्स में एक्चुअल में वो प्रिंसिपल फोकस से पास नहीं होती, लेकिन वहां से आती हुई दिखती है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको अलग से हम कह सकते हैं। इन कन्वेक्स मिरर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। क्या है, इसको मैं अगर अपने तरीके से बनाना चाहूँ तो ये आप डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं, एम एन और एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए बीच में एक्स वाई, और ये हो गया पोल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आ रही है लाइट दोनों तरफ, सॉरी एफ इसका कन्वेक्स का तो एफ इधर होगा, एफ और इधर कर दीजिए सी। जो भी लाइट रे पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है वो डाइवर्ज तो उल्टी होगी, लेकिन आती हुई कहाँ से दिखेगी, एफ से, ये इधर जाएगी, ठीक है। स्केल रख लेना है आपने, उसी हिसाब से बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपका एफ यहाँ हो, एफ यहाँ हो और रे आप इधर ले जाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो आपको एफ की लाइन में ही बनाना है, एफ से आती हुई दिखनी चाहिए वो। कन्वेक्स के केस में इट डाइवर्ज फ्रॉम दी, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम दी फोकस, ये फर्स्ट रूल हो गया। अब सेकंड है, सेकंड कनकेव के केस में लाइट जो फोकस से आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। देखिए पहले रूल का, पहले जो हमने पहला जो ये रिफ्लेक्शन का रूल किया उसका ये अपोजिट है कि जो लाइट रे, मान लीजिए अब मैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एफ है, ये सी है, जो रे एफ से पास होएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, ये सेकंड है। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कन्वेक्टिव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन emerges पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वेक्स के केस में यही चीज़ क्या है, कन्वेक्स के केस में भी सेम वैसे ही कि अगर मान लीजिए आपका ये कन्वेक्स मिरर है और ये एफ है और ये एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस है, बाकी ये पूरा बनाइए, मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूँ फटाफट। अगर कोई लाइट रे ऐसे जा रही है, एफ की तरफ से जा रही है, अब देखिए एफ तो जाएगी नहीं, जा रही है एफ की तरफ, लेकिन एफ पे नहीं जाएगी, एफ की तरफ जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इन ए कन्वेक्स मिरर ए लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, जो फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेकंड। उसके बाद है थर्ड, कनकेव मिरर के अंदर लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। कैसे, इसको मैं अलग से दिखाना चाहूँ तो ये है एफ और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके यहाँ पे पास स्ट्राइक करती है मिरर को, तो वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, कहीं मतलब इधर उधर नहीं जाएगी, उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ये हो गया कनकेव मिरर। कन्वेक्स के केस में भी सेम होता है, लेकिन कन्वेक्स के केस में होता क्या है कि वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स होता है। असल में ये सी है, ये एफ है आपका, इसका कन्वेक्स का ये सी है, तो ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी सी होता है, ये सी की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये जो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स सी वो उसी डायरेक्शन में यहाँ से वापस चली जाएगी। सी तक तो पहुँचेगी नहीं, लेकिन जो सी की तरफ जा रही है वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। कनकेव में एक्चुअल में होती है, कन्वेक्स में अपीयर होती है, बस इतना फर्क है। इन ए कन्वेक्स मिरर ए रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन, ये हो गया। इसके बाद ये जो मैं अभी आपको ये 4 5 6 रूल करवा रहा हूँ, ये कहाँ काम आएंगे अभी आपको समझ आ जाएंगे जब हम इसके आगे अगले आने वाले 5-7 मिनट में आपको ये समझ में आ जाएंगे कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम इसको यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम करवा क्या रहे हैं।
देखिए अब फोर्थ रूल है इसके अंदर, कन्वेक्स के अंदर जो रे पोल को टच करती है, पोल पे इंसिडेंस होती है, स्ट्राइक्स द मिरर विच रे स्ट्राइक्स द मिरर एट इट्स पोल, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, दोनों केसों में रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या करती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब जो रे पोल पे रिफ्लेक्ट करेगी वो चली तो जाएगी इधर रिफ्लेक्ट होके, वहां पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। जितना एंगल ये पीसी और इस इंसिडेंस रे के बीच में है ये वाला आई, उतना ही एंगल पीसी और ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ऐसे ही कन्वेक्स के केस में वो पोल पे स्ट्राइक होगी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये एंगल आई और एंगल आर जो है वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद है ये भी यही है जो हमने अभी किया। अब ये जो चार हमने रूल पीछे किए कि कौन सी रे कहाँ जाती है तो कहाँ किस तरफ रिफ्लेक्ट करती है, किस तरफ जाती है, उनको यूज़ करके हमें इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर करना है। 6 तरह की इमेजेस, 6 तरह के केस हैं जो कनकेव मिरर बनाता है और 2 तरह के केस हैं जो कन्वेक्स मिरर बनाता है। 2 तरह की इमेजेस हैं जो कन्वेक्स मिरर बनाता है, 6 तरह की कनकेव मिरर बनाता है। हमने ऊपर एनसीईआरटी का पेज नंबर ये कर रहे थे, पेज नंबर 2nd या 3rd था जो ये वाला। एनसीईआरटी का जो है ये सारी डेफिनेशंस हमने कर ली, इस डेफिनेशन के बाद हमने ये एक्टिविटी भी परफॉर्म कर ली, ये सब हम कर चुके हैं, डेफिनेशंस और प्रिंसिपल फोकस एटसेट्रा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सब हम कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आगे है इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। इसमें सबसे पहला है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, बहुत दूर हो कनकेव मिरर से, तो इसकी इमेज कैसे बनती है। देखिए इसको मैं पहले आपको बना के दिखाता हूँ। आपने कनकेव मिरर बना लेना है ऐसे, इसका P मार्क करना है, प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, XY इसको नाम दे दो और यहाँ पे आप एक सुटेबल डिस्टेंस जैसे ये 2 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे आप F लिखिए, अगले 2 सेंटीमीटर के बाद आप C लिखिए। आपकी अभी ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी के, इन्फिनिटी का मतलब है बहुत दूर पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर से, इसको MN का नाम दे दीजिए। अब क्या, बहुत दूर से जब रेज आती हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, बहुत दूर से, ये हमने साइड में बना दिया लेकिन ये बहुत दूर है। पैरेलल जब रेज आएंगी तो आपको पता है कोई भी रे जब पैरेलल आएगी मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास होंगी, वो हमने पहला रूल पढ़ा, फोकस से पास होंगी। जितनी भी 2-4 रेज बना दीजिए जो पैरेलल आ रही हैं और वो उसको प्रिंसिपल फोकस, एरो का साइन बना दीजिए यहाँ पे, किस तरफ से गई कहाँ गई, 2-3 ऊपर बना दीजिए, 2-3 नीचे बना दीजिए, सभी की सभी जो है वो F में से पास होंगी। स्केल रख के बनाइएगा, यहाँ पे मैं स्केल नहीं रख पा रहा हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी लाइंस बन रही हैं। देखिए आपने ये डायग्राम बनाना है और आपने ये लिखना है। देखिए यहाँ पे जब बहुत दूर से रेज आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं तो कहाँ पे मीट कर रही हैं, F पे, और F पे मीट करने के जहाँ पे भी रेज ऑब्जेक्ट से आती हुई जहाँ मीट करती हैं वहाँ उसकी इमेज बनती है। और ये इमेज कैसी होगी, बहुत ही छोटी होगी, पॉइंट साइज्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं, हाईली बहुत ज़्यादा छोटी। और असल में मिल रही हैं तो रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज हमेशा उल्टी इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनेगी। तो आपने ये चीज़ लिखनी है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस एंड इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, रियल एंड इन्वर्टेड। फर्स्ट वाला जो हमने अभी ये केस किया, केस नंबर 1 है, ये केस 1 है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 है, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ये केस आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा जब आप इससे अगले वाले केस करोगे। देखिए सेकंड केस है हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो, क्या होता है। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, वो तो बनाया वो है, अगर आप खुद से बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक मिरर बनाएंगे MN, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे XY, यहाँ पे फोकस मार्क करेंगे, यहाँ पे C मार्क करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे P पोल मार्क करेंगे। पोल मार्क करने के बाद ये सेकंड केस है जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C हो। देखिए सबसे पहले बहुत दूर थी ऑब्जेक्ट, उससे थोड़ा सा ले आए, C से उधर रहने दीजिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए AB, यहाँ पे हमने कोई चीज़ रख दी,
इसकी इमेज कहाँ बनेगी? सबसे पहले हमारे पास 4 हमने रूल किए कि जो रे एफ से जाती है वो पैरेलल हो जाती है, जो पैरेलल जाती है वो एफ से होके जाती है। तो एक रे तो यहाँ से आप पैरेलल ले जाइए और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एफ में से पास करेगी, ठीक है। देखिए इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकली, इनफाइनाइट नंबर, इसके हर पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रही हैं, हर पॉइंट से। लेकिन हम कोई 2 या 3 रेज इस यहाँ से ले लेंगे जिससे कि हम अपना इमेज बना के दिखा सकें। अब दूसरी रे आप लीजिए, या तो सी से लेके वो वापस आ जाती है या एफ से लेके वो पैरेलल हो जाती है। 2 रे लेनी है, कोई सी 2, एक और ले लो, 3 भी ले सकते हो। मान लीजिए मैं एफ से लेता हूँ, एफ से जो पास हुई, बिल्कुल एफ से जानी है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। कहाँ मीट करा इन्होंने? यहाँ मीट किया, यहाँ इसकी इमेज बनेगी। कैसी बनी? छोटी बनी, इन्वर्टेड बनी। रियल में जब भी मिलेंगी तो वो उल्टी इमेज बनेगी हमेशा, क्योंकि ए पॉइंट से जो इमेज रेज निकल रही हैं वो यहाँ मिली, तो ए पॉइंट जो है वो यहाँ बनेगा, यहाँ। तो ए डैश बी डैश कैसी इमेज बनी? वो बनी बिटवीन, पहले तो कहाँ बनी? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनी। स्मॉल साइज बनी, स्मॉलर बनी, और कैसी? रियल बनी और इन्वर्टेड बनी। ये 4 चीज़ें बतानी है, कहाँ, किस साइज की, रियल और इमेजिनरी, और सीधी या उल्टी, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपने बतानी है। अगर इसी को ही मैं ऐसे ले लेता, मान लीजिए इस रे की बजाय मैं दूसरी ले लेता, मान लीजिए मैं इस रे की जगह मैं सी से इमेज रे ले लेता, तो ये यहाँ से आती और ये यहीं से ही वापस चली जाती, तब भी कहाँ बनती? इमेज यहीं पे बनती। तो आप तीनों भी ले सकते हो रेज, 2 भी ले सकते हो, एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं वो मीट करनी चाहिए तो आपकी इमेज बने, ठीक है। ये बना बनाया डायग्राम जो है यहाँ देखिए, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इमेज इज फाउंड बिटवीन सी एंड एफ, इट इज डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया, एक रे एफ से गई, सॉरी पैरेलल गई, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से पास हो रही है। एक सी से गई, वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, यहाँ से गई इसी डायरेक्शन में वापस आ गई। अगर आप यहाँ से एफ से लेके जाते एक रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती, तब भी यहीं पे मीट करनी थी। तो कोई सी 2 रेज आप बना सकते हो। ये सेकंड वाला केस मुझे लगता है अब आपको फर्स्ट वाला भी समझ में ज़्यादा आ गया होगा कि वहाँ पे दूर से रेज पैरेलल आ रही हैं और कहाँ मीट कर रही हैं, एफ पे मीट कर रही हैं, तो वो वहाँ पे उसकी इमेज बनेगी वो, क्योंकि एक पॉइंट की जगह पे मीट कर रही हैं, सारी रेज एक ही जगह पे मीट कर रही हैं, तो इसका मतलब वो पॉइंट साइज्ड जो है इमेज बनेगी। जहाँ पे रियल में मिलती हैं तो रियल में होगी, रियल बनेगी, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। और कहाँ बनती हैं? वो फोकस पे बनती है, ये क्योंकि सारी रेज फोकस पे मीट हो रही हैं तो फोकस पे बनेगी इमेज, ठीक है। 4 चीज़ें हैं, कहाँ पे? फोकस पे। कैसी? बड़ी या छोटी? छोटी, बहुत छोटी। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, 4 चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट केस है, इमेज को, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले आइए, सी पे ले आइए, ठीक है। तो मैं पहले बना के दिखा देता हूँ। कनकेव मिरर बनाइए, प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, एक्स वाई, एम एन, पी, एफ, सी। मान लीजिए सी पे है, अब पहले इन्फिनिटी पे था, थोड़ा और लेके आए, सी से उधर रहने दिया, अब सी पे ले आए। नेक्स्ट में सी और एफ के बीच में ले आएंगे, नेक्स्ट केस में एफ के ऊपर ले आएंगे, नेक्स्ट केस में एफ और पी के बीच में ले आएंगे। ये 6 केस करने हैं हमने। अब ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ए से एक रे गई जो आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से पास होगी। अब ए से जो रे है वो आप सी से नहीं पास कर सकते, क्योंकि सी के ऊपर ही पड़ी है, तो यहाँ से आप पास नहीं कर पाएंगे, कहाँ जाओगे? आपको दूसरी रे जो है वो एफ से पास करनी होगी, एफ वाली लेनी होगी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप सी से ले सको, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एफ से लोगे। और ये रे जो है आप जब बिल्कुल सही स्केल से माप के करोगे ना, तो एग्जैक्टली आपकी उसी के नीचे ही मीट करेंगी ये। और जितना साइज़ आपने मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की ये ए बी लिया था, तो 2 ही सेंटीमीटर के नीचे आपको ये इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। तो ये
व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी एट सी। अब कितने साइज की बनी, सेम साइज बनी, और रियल भी बनी और इन्वर्टेड भी बनी। एक्चुअल मीट कर रही है तो रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा ही होगा, ये चार चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, एक आपके पास यहाँ से जो ए से सी से तो नहीं निकाल सकते हो रे, लेकिन आपके पास एक रूल जो आपने किया था कि पी से अगर कोई रे जा रही है पी से, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, तो वो ऐसे जाएगी। आप ये वाली रे बना सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, आप सिंपली क्या करिए, दो रेज बहुत हैं। इसको देखिए ध्यान से कि जब ऑब्जेक्ट सी पे था तो इमेज सी पे ही बनती है, सेम साइज बनती है, और रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। एक रे यहाँ से गई और वो एफ में से पास हुई, एक एफ में से पास हुई, और वो पैरेलल होके यहाँ पे बनी। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ केस, जब सी और एफ के बीच में हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले जाइए, सी और एफ के बीच में ले आइए। सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब मैं ज़्यादा इसमें वो डैश 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 नहीं करूँगा। ये चीज़ क्या है, एक्स वाई, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। एफ और सी के बीच में एक ए बी ले लीजिए ऑब्जेक्ट। ए से एक रे गई जो कहाँ से पास होगी, पैरेलल गई तो ये कहाँ से पास होगी, पैरेलल जाती है तो वो एफ में से पास होती है। पैरेलल गई तो वो एफ में से पास हुई। दूसरी रे आप एफ में से ले जाओ, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। अब ये मीट कहाँ करी, सी से आगे जाके, तो ये क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज विल बी फाउंड बियॉन्ड सी, इट इज लार्जर दैन इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। ये चार चीज़ें लिखनी हैं। ये देखिए, जब सी और एफ के बीच में होगी तो एनलार्ज मतलब लार्जर होगी, बियॉन्ड सी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। एक रे जो है आप ए से लेके जाइए, पैरेलल लेके जाइए और एफ में से पास होगी, दूसरी एफ में से पास होगी और आप आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ केस हो गया। फोर्थ के केस के बाद केस नंबर 5 केस में जब आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले जाइए, एफ पे ले जाइए। अब बना के दिखाते हैं। ये एफ है, ये सी है, एफ पे रख लीजिए ऑब्जेक्ट को। एफ पे जब रखेंगे, एक रे आप पैरेलल लेके जाइए जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ में से पास होगी। दूसरी रे आप सी की डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, ऐसे, मतलब जो सी की डायरेक्शन में जाएगी वो उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। अब अगर इसको पूरी तरह से ढंग से, मान लीजिए पूरे सेंटीमीटर के हिसाब से स्केल से मेज़र करके बनाएंगे, मान लीजिए पी से एफ की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर लेते हैं और एफ से सी की आगे फिर से 3 to 3 सेंटीमीटर लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस लेते हैं, तो ये बिल्कुल रेज जो है ये पैरेलल बनेंगी, ठीक है। पैरेलल रेज बनेगी, इसका मतलब वो कहीं भी मीट नहीं करती, कहीं नहीं मीट करती, इसका मतलब वो इन्फिनिटी पे बनेगी, उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, लार्जर बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इसका मतलब वो रेज जो है वो कहाँ मीट कर रही हैं, इन्फिनिटी पे। ये आपका जो है साफ सुथरा डायग्राम है। इन्होंने एक ए से ले ली जो पी पे करती है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, ठीक है। ये आई इज इक्वल टू आर। आप इस रे की जगह पे आप ये रे भी ले सकते हैं, ये देखिए ये वाली रे भी ले सकते हैं, तब भी चल जाएगा काम। पी से लेना हो पी से ले लीजिए, सी वाली लाइन जो है वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो कहाँ मिली, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, हाईली एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सॉरी, ये वर्चुअल इरेक्ट नहीं है, ये तो रियल एंड इन्वर्टेड होनी चाहिए। जस्ट अ मिनट, चेक करते हैं। एट एफ पे रियल एंड इन्वर्टेड है, वो गलत लिखा हुआ है वहाँ पे, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये मैंने जो है गूगल से डाउनलोड की थी, ये गलत लिखा हुआ है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट सिक्स्थ केस जब एफ और पी के बीच में है, और आगे ले जाइए। यहाँ पहले बना के दिखाता हूँ आपको मैं। ये कनकेव मिरर बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, ये आप अपने तरीके से कर लीजिए, एम एन वगैरह जो भी लिखना लिख लीजिए, एक्स वाई लिख लीजिए। उसके बाद ये एफ है, एफ और पी सी जो है ये ना ढंग से मेजर करके बनाइएगा स्केल से, तो आपकी इमेजेस बिल्कुल सही जगह पे सही तरीके से बनेगी। एफ और पी के बीच में यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए ए बी।
सबसे पहले एक रे आप पैरेलल लीजिए, पैरेलल कहाँ से पास होगी, एफ में से। दूसरी रे आप सी में से पास करेंगे ऐसे, वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। आप देखेंगे इस तरफ तो रेज जो हैं दूर जा रही हैं एक दूसरे से, आप इसको पीछे की तरफ बढ़ा के देखेंगे तो ये बैक साइड में मिल जाएंगे कहीं, टेस्ट डॉटेड लाइन से आप इसको मिलाएंगे। और ये जो है असल में नहीं मिली, रियलिटी में नहीं मिली, मिलती हुई दिखेंगी, इसलिए इसकी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी बनेगी। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट ही बनेगी, रियल के साथ इन्वर्टेड बनेगी। और बिहाइंड द मिरर होगी और बड़ी हो गई। ये चार चीज़ें आप यहाँ से भी देखिए कि इन्होंने रेज कोई और ली हुई हैं, एक इन्होंने ली सी वाली और एक ली इन्होंने पी वाली। आप यहाँ से एफ वाली भी ले सकते हैं, ऐसे ऐसे, तो वो भी जाके वो पीछे जाके वहीं पे ही मीट करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ले सकते हैं। ठीक है, तो जब पी और एफ के बीच में होगी तो कहाँ क्या क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये चार चीज़ें होगी। अब दो केस हैं हमारे कन्वेक्स के, 6 केस तो थे उसके कनकेव के, 2 केस हैं कन्वेक्स के। इसको करने से पहले आप ये देख लीजिए, एक टेबलर फॉर्म में देख लीजिए इसको, 6 केसेस को। क्या है, जब इन्फिनिटी पे थी तो फोकस पे बनी, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। अब 2 केस जो हैं वो इसके कन्वेक्स मिरर के हैं, ये वाले 2 केस, ये 2 केस। क्या होता है इसमें, चलते हैं देखते हैं। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है, सब 2 ही केस हैं। एक तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी पे जो आपने पहला केस किया, जब हमने कहा था कि कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है, वो वाला डायग्राम बनेगा। कन्वेक्स मिरर बनाइए, इसको अंदर की तरफ से पॉलिश करके पेड कीजिए और ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, वाई एक्स, इसको एम एन का नाम दीजिए, इसको पी का नाम दीजिए, और यहाँ पे एफ आएगा आपका राइट साइड और सी भी आएगा आपका राइट साइड। जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे हो, बहुत दूर हो, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को तो राइट में रखने का मतलब ही नहीं है, तो उसकी जो रेज हैं वो पैरेलल आएंगी, दूर से रेज पैरेलल आएंगी, वो होंगी तो डाइवर्ज, लेकिन आती हुई एफ में से दिखाई देंगी ऐसे। ठीक है, ऐसे ही 2-4 रेज जो हैं वो आप और बना लीजिए, ऐसे गई वो, ऐसे ही नीचे की तरफ 1-2 बना लीजिए, और ऐसे ये चीज़। ठीक है, तो कहाँ इमेज बनी, रेज कहाँ मीट करी, रेज तो मीट करी नहीं, मीट करती हुई दिखाई देती हैं, अपीयर होती हैं। तो इसलिए इस केस में अगर रियल में रेज नहीं मीट हुई तो इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल हमेशा से इरेक्ट होती है, सीधी होती है। एक है पॉइंट साइज बनी है, बहुत छोटी बनी, और चौथी कहाँ पे बनी, एट एफ। 4 चीज़ें हैं, ये ध्यान से देखिए। ये वाली, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड। 4 चीज़ें हैं, इसको स्केल के साथ बनाएंगे तो साफ साफ डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, स्केल रख के बनाएंगे। नेक्स्ट है सेकंड केस इसका, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हो, कहीं पर भी। अब देखिए कन्वेक्स मिरर का दूसरा केस ही क्यों है, बाकी सारे केस क्यों नहीं। ये कन्वेक्स मिरर है। कनकेव के केस में तो हमने ये कहा कि जब इन्फिनिटी पे थी, बियॉन्ड सी थी, सी पे थी, सी और एफ के बीच में। देखिए इमेज हमने रखनी है लेफ्ट साइड, सॉरी ऑब्जेक्ट हमने रखना है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड तो कोई सी कोई एफ है ही नहीं। तो जब इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के बाद पी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख लो, सेकंड केस में कहीं भी ए बी, तो एक ही तरह की इमेज बनेगी। एक तो रे आप ए से जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से जाएगी, पैरेलल कहाँ से होके जाती है, वो जाती होती तो यहीं से डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन आती हुई दिखती है एफ से। ठीक है, और दूसरी आप ले सकते हो क्या, सी की तरफ ले सकते हो आप, दूसरी आप ले सकते हो सी की तरफ से, ये सी है, तो जो सी की तरफ गई वो उसी डायरेक्शन में वापस आ गई, लेकिन ये मीट तो नहीं करती, कहीं भी मीट नहीं करती, सिर्फ मीट करती हुई दिखाई देंगी यहाँ पे।
तो इमेज कहाँ बनी, ए डैश बी डैश, इमेज कहाँ बनी, बिटवीन पी एंड एफ, स्मॉल साइज, कहाँ, बिटवीन पी एंड एफ, स्मॉलर, और क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इसको अब आप, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, इट इज डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और एक रे है वो जाती है एफ की तरफ से, एक रे पैरेलल जाती है, वो एफ से होती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो यहीं से ही डाइवर्ट हो जाती है। एक सी की तरफ जिसका फेस होता है, डायरेक्टेड जो होती है सी की तरफ, वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। तो लेकिन ये मीट करती हुई दिखाई देंगी, अपीयर होंगी वो यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। मुझे लगता है कि आपको ये 6+2 केस, 6+2 केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। 6+2 केसेस कर लिए हमने, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कनकेव मिरर के यूजेस और कन्वेक्स मिरर के यूजेस। हम आम लाइफ में इसको देखते हैं, हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, अब आप समझेंगे। कनकेव मिरर है वो कहाँ यूज़ होता है, वो यूज़ होता है टॉर्चेज़ के अंदर। टॉर्च का आगे का मिरर आप निकाल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सर्च लाइट्स के अंदर, सर्च लाइट के अंदर जो है फोकस करने के लिए है, ताकि वो दूर तक फोकस करे। हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स के अंदर दूर तक फोकस करते हैं, ठीक है, टू गेट ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर, आपको पहले भी मैंने बताया था, शेविंग मिरर में यूज़ होता है, ठीक है। ये टॉर्च हो गया, हेडलाइट्स हो गए। सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस देखने के लिए, डेंटिस्ट उसका यूज़ करते हैं, हम पहले देखा हमने उसको, लार्जर इमेजेस ऑफ टीथ को देखने के लिए। और लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। मान लीजिए ज़्यादा हीट एक छोटे स्पेस पे लाने के लिए फर्नेस, भट्टी जो होती है सोलर फर्नेस से होती है, उसमें कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। उसे ज़्यादा क्वांटिटी में हीट एक स्पेस पे, एक जगह पे इकट्ठी की जा सकती है। उसके बाद कन्वेक्स मिरर्स के यूज़ हैं। कन्वेक्स मिरर में आप देखे होंगे कि आपने इस तरीके की आप चीज़ देखते होंगे मोड़ों पे, सड़कों के मोड़ पे इस तरीके की आप ये इमेजेस देखते होंगे, इस तरीके का आप मिरर्स देखते होंगे। गाड़ियों में या किसी बिल्डिंग के ऊपर आप इस तरीके का देखेंगे, गाड़ी में आप इस तरीके का कन्वेक्स मिरर देखेंगे। आप नॉर्मल देखिए, ये प्लेन मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर के व्यू में डिफरेंस देखिए, ये छोटा होते हुए भी कितना एरिया कवर करता है, ठीक है। तो क्या है, यही मेन यूज़ है इसका। सबसे पहला है कि एक तो बिल्डिंग्स में यू कैन सी द फुल लेंथ इमेज ऑफ ए टॉल बिल्डिंग ट्री इन ए स्मॉल कन्वेक्स मिरर। वन सच मिरर इज फिटेड इन ए वॉल ऑफ आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट में ऐसा एक मिरर लगाया गया है। जब आप आगरा विजिट करो, आगरा फोर्ट, ट्राई टू ऑब्जर्व द फुल इमेज ऑफ ताजमहल। इसको देखने के लिए टू व्यू डिस्टिंक्टली यू शुड स्टैंड स्टेबली एट द टेरेस एडजॉइनिंग द वॉल। उसके बाद कन्वेक्स मिरर जो है वो रियर व्यू, एक रियर व्यू जो होते हैं मिरर्स व्हीकल्स के अंदर, उसमें यूज़ किया जाता है। उससे क्या है कि आप ड्राइवर जो है वो ट्रैफिक देख सकता है अपने पीछे, टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। कन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज, यहाँ से एक क्वेश्चन भी है आपका एनसीईआरटी का। कन्वेक्स मिरर को इसलिए प्रेफर किया जाता है कि दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड, चाहे कि छोटी है, हालांकि छोटी है लेकिन इरेक्ट इमेज देता है और वाइडर व्यू देता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। दस कन्वेक्स मिरर आर एनेबल्ड द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद ए प्लेन मिरर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये आपको मैं ये दिखा रहा था, और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है हमारे पास। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने मैथमेटिक्स के अंदर पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब आपको नेगेटिव इंटीजर स्टार्ट हुए थे, जब आपके पास सिलेबस में नेगेटिव इंटीजर स्टार्ट हुए थे, प्लस माइनस करने के लिए आपको ये बताया गया था कि अगर ईस्ट में 5 मीटर चलता है उसको पॉजिटिव लिया जाए, तो वेस्ट में अगर चलेगा 5 मीटर तो उसको क्या लिया जाएगा, तो हम बोलते थे -5 मीटर। ऐसे नॉर्थ साउथ, ऐसे अप एंड डाउन, अप को 5 मीटर लेंगे तो डाउन को क्या लेंगे, -5 मीटर। इसी तरीके से ये साइन कन्वेंशन हैं। सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के लेफ्ट साइड रखा जाएगा। मिरर है, चाहे कन्वेक्स मिरर है चाहे कनकेव मिरर है, उसके लेफ्ट में रखा जाएगा, यहाँ इधर इस साइड में रखा जाएगा। ये भी कन्वेक्स मिरर है, मान लीजिए ये कनकेव मिरर है, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, ठीक है। दूसरा है, कोई भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी, मापी जाएगी, वो पोल से मापी जाएगी। ये पोल है, यहाँ से डिस्टेंस मेजर होगी ऑब्जेक्ट की या इमेज की, कुछ भी डिस्टेंस मेजर करनी है वो पोल से मेजर होंगी। पोल से राइट की जो डिस्टेंस है उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, पोल से लेफ्ट की डिस्टेंस को नेगेटिव लिया जाएगा। ये हो गया। हाइट जो है, अपवर्ड हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड को हम नेगेटिव लेंगे। ये है साइंस का मतलब। ये न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे आपके, अभी आप जस्ट देख लीजिए, न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
एनसीईआरटी का पेज नंबर 4 है, ये हमने कर लिया है। R इज इक्वल टू 2F इमेज इज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, ये हमने फोकल लेंथ निकालना। और देखिए 6 केस हमें ये कहते हैं, कहा जाता है कि एक लेंस, एक मिरर लीजिए और उसको बहुत दूर अपने फेस से बहुत दूर रखिए, फिर आस्ता 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 उसको धीरे धीरे अपने मुंह के पास लेके आइए, तो आपके हर केस आपका कवर हो जाएगा। एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड 2C, एट 2C, एट F, बियॉन्ड F एंड C, ये सारे कवर हो जाएंगे। और उसके हिसाब से फिर ये टेबल बनाया जाता है। टेबल बनाने के बाद फिर ये बनाने के बाद ये कहा जाता है रे डायग्राम की हेल्प से इन्हीं 6 केसेस को समझा जाता है। ठीक है, ये हम सब कवर कर चुके हैं। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर ये आ गया आपका। ठीक है, ये 6 केसेस आ गए हैं। ठीक है, ये हम सब कर चुके हैं। कन्वेक्स मिरर किस तरीके की इमेजेस बनाता है, 2 केस हैं, वो ये आ गया, सारा कवर हो गया। उसके बाद आगे हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी के लेसन की बात करें तो पेज नंबर 9th पेज है इस लेसन का। और अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो पेज नंबर 68 के ऊपर है ये। ठीक है, क्योंकि 10th लेसन है तो पेज नंबर 168 है, लेसन के अंदर वो 9th पेज है। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस आप जानते हैं। दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मिरर की 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। नेम ए मिरर विद दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक बात बताइए, कन्वेक्स मिरर में तो दो केस थे और दोनों केसेस के अंदर जो इमेज बनती है वो डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है, कनकेव मिरर के अंदर ही एनलार्ज्ड इमेज बनती है और वो बनती है इन 2 केसों में। लेकिन एक केस में है वर्चुअल और एक केस में है रियल। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्जमेंट। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज। सीधी इमेज हमें यहाँ से मिलेगी 6th नंबर केस से। ठीक है, ये वाली। तो कनकेव मिरर उस मिरर का नाम है, उस क्वेश्चन का आंसर हो गया कनकेव मिरर। ये आंसर्स दे रखे हैं क्वेश्चंस के। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, आप यहाँ से पॉज करके जो है ये नोट भी कर सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस हमें पता है कि पैरेलल रे ऑफ लाइट्स आती हैं, जब रेज ऑफ लाइट आती हैं तो वो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पे मीट करती हैं, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है कनकेव मिरर का। सेकंड क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर आपको बता दिया, हाफ होता है रेडियस का। थर्ड क्वेश्चन में हमने बोल दिया कि वो कनकेव मिरर होगा और वो केस कौन सा होगा, 6 नंबर केस होगा जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डू वी प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ये हम अभी हमने किया है कि वो एक वाइडर व्यू हमें देता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसके बाद साइन कन्वेंशन हो गई और ये मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन, ये इस पे आ जाते हैं पेज नंबर 10 पे इस लेसन के। मिरर फार्मूला क्या है, अभी फिलहाल देखिए इसकी डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मिरर फार्मूला याद करेंगे। डेरिवेशन भी होती है, किस तरीके से ये फार्मूला डिराइव हुआ, कैसे बना ये फार्मूला, वो भी है, लेकिन फिलहाल हम नहीं करेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपको ये पूरी अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से करवा दूंगा, डिराइव करवा दूंगा। फिलहाल क्या है मिरर फार्मूला क्या है, इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f। मिरर चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, उससे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ठीक है, वो u मानी जाती है, इमेज की डिस्टेंस जो है वो v मानी जाती है। ठीक है, और फोकल लेंथ हमें पता है स्मॉल f है। इन तीनों का रिलेशन है, क्या रिलेशन है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये आपने लर्न कर लेना है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है कि कोई मिरर किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा या छोटा कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया कॉमन लैंग्वेज में आपको समझा दिया। मैग्नीफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो। ठीक है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला भी होता है, m इज इक्वल टू HI अपॉन H0 तो है ही है, माइनस V अपॉन U भी है, ये भी उसका फार्मूला है। कैसे बने हैं ये फार्मूले, ये अलग तरीका है, अगर हम अभी डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हाइट जो इमेज की है वो पॉजिटिव है अगर वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। वर्चुअल आपको पता है सीधी बनती है, सीधी इमेज है तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, अभी हमने साइन कन्वेंशन में किया, क्योंकि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वर्चुअल इमेज बन रही है तो वो सीधी होती है, वो तो पॉजिटिव लेते हैं हम। ठीक है, अगर रियल और इन्वर्टेड बनती है तो वो नीचे की तरफ बनती है, वो नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, ये बात कर रहे हैं इसकी। नेक्स्ट है कि मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है अगर जो साइज है इमेज का बड़ा है। अब देखिए हमने अभी कहा कि मैग्नीफिकेशन होता है इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। अगर इमेज साइज मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है,
और ऑब्जेक्ट साइज मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है, तो ये कट के आ गया 2.5, 1 से बड़ा आ गया। अगर इमेज साइज नोमिनेटर बड़ा है ऑब्जेक्ट साइज से, डिनोमिनेटर से, तो नेट उसकी वैल्यू जो होगी HI/H0 की मैग्नीफिकेशन की, वो 1 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 होगी तो इसका मतलब जो मिरर है वो इमेज को बड़ा कर रहा है, ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा रहा है। अगर m के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि MI/MO ये बराबर होंगे, मतलब कि 2 सेंटीमीटर की सपोज इमेज है, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, कट के आ गया 1, तो अगर m 1 है तो इसका मतलब HI/H0 के इक्वल है, इसका मतलब इमेज जो है सेम साइज़ की बनेगी। इमेज छोटी अगर बनेगी तो फिर वही है, m की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, सपोज इमेज 1 सेंटीमीटर की है और ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, तो ये कट के क्या आ गया 0.5, ये 1 से छोटा है, तो ये तो हमें पता ही है। उसके बाद कनकेव मिरर के लिए भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है। कनकेव मिरर के लिए क्या होता है कि नॉर्मली एक केस को छोड़ के रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड इमेजेस बनती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, आपको पता है यहाँ बनती हैं, और इसलिए ये हमेशा नेगेटिव होगा। HI जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्योंकि ऊपर रखा जाता है, यहाँ पर रखा जाता है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो m इज इक्वल टू पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, और जब इमेज वर्चुअल है, एक ही केस है, सिक्स्थ केस में वर्चुअल इमेज बनती है, जहाँ पे इमेज बनती है यहाँ पे पीछे और ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव m की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव उस केस में। ये जस्ट समझने वाली बात है, या कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि क्या कनकेव मिरर के अंदर m की वैल्यू, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो कब होती है, नेगेटिव होती है तो कब होती है। ठीक है, या आमतौर पे नेगेटिव होती है या नेगेटिव पॉजिटिव होती है, ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। मिरर फार्मूला हमने कर लिया, 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। और कन्वेक्स मिरर के अंदर हम देखते हैं कि v, u और f पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। एक बात बताइए, कन्वेक्स मिरर ये है, ठीक है, इसमें f होता है इस तरफ, तो f क्योंकि पोल से डिस्टेंस मापनी है PF, ये हमेशा पॉजिटिव होगा कन्वेक्स के केस में। कनकेव के केस में f लेफ्ट साइड होता है, P से डिस्टेंस मापेंगे हम, मेजर करेंगे, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। कनकेव के केस में f जो है वो नेगेटिव होता है, कन्वेक्स के केस में f जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी ध्यान रखना है। कन्वेक्स मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर से टू द लेफ्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा, क्योंकि कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, ऑब्जेक्ट क्योंकि लेफ्ट में ही रखा जाता है, तो उसकी जो डिस्टेंस है u हमेशा सब केसों में नेगेटिव ही आएगी, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो। इमेज इज फॉर्म्ड एज द बैक ऑफ मिरर, ये कन्वेक्स के केस में इमेज बैक में बनती है, राइट में बनती है, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। कन्वेक्स के केस में इमेज राइट में बनती है तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और फोकस भी बता दिया, क्योंकि राइट में होता है तो वो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी कन्वेक्स के केस में। और मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन कन्वेक्स के केस में वो एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है, -v/u। ठीक है, और कन्वेक्स के केस में हम ये देखते हैं कि, एक बात बताइए, कन्वेक्स के केस में जब m इज इक्वल टू HI/H0 है, HO है, तो HI ऊपर होगा, ये भी ऊपर होगा, ये भी ऊपर होगा। कन्वेक्स के केस में तो दोनों ऊपर ही होते हैं ना, इधर और इधर, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो m की वैल्यू भी पॉजिटिव। और अगर हम ये वाला फार्मूला ले लेते हैं, m इज इक्वल टू -v/u, u तो हमेशा लेफ्ट है, लेफ्ट साइड है, क्योंकि इसको लेफ्ट साइड रखा जाता है, तो u हमेशा नेगेटिव है, तो v हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि इमेज राइट साइड बनती है। तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लस अपॉन माइनस, तो ये सारा का सारा ये कैंसिल होके अल्टीमेटली मैग्नीफिकेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू कैसे होंगी, न्यूमेरिकल्स में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं ये बातें क्या कर रहा हूँ, ये सब न्यूमेरिकल्स के अंदर जाके क्लियर होगा। आगे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसमें आपके लेसन के पेज नंबर 11 और बुक के 169 नंबर पेज पे एग्जाम्पल दे रखा है 10.1। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 मीटर, radius of curvature r is equal to 3 मीटर दे रखा है। ठीक है, इफ ए बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब कि बस की डिस्टेंस मिरर से 5 मीटर दे रखी है, u दे रखी है 5 मीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, जो बस की इमेज बनेगी मिरर के अंदर वो उसके बारे में बताना है, पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है, साइज बताना है। अब सबसे पहले साइंस का ध्यान रखना है। कन्वेक्स मिरर में f और r इस तरफ होते हैं, तो इसलिए 3 मीटर होगा पॉजिटिव। ये देखिए r इज इक्वल टू 3 मीटर पॉजिटिव।
मिरर के ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, तो यू हमेशा ही नेगेटिव होता है, यू आ गया -5। यहाँ तक समझ आ गया। हमने निकालना है इमेज की पोजीशन v निकालना है, साइज निकालना है, मतलब h डैश निकालना है। नेचर हम देख लेंगे कैसी है, नेचर हमें आइडिया लग जाएगा जब हम करेंगे। सबसे पहले हमने फोकल लेंथ निकाली, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 इज इक्वल टू 3/2 1.5, ठीक है। और फोकल लेंथ भी प्लस होगी क्योंकि r प्लस है, कन्वेक्स लेंस में f जो है वो भी प्लस ही होती है, राइट में होती है, ठीक है। ये भी प्लस में ही होगी, एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर, ये इसलिए पॉजिटिव है। अब हमारे पास f पता है, u पता है, हमने v फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला लगाएंगे हम f, u और v का। कौन सा मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u प्लस इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। यहाँ से मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। ये आ जाएगा v निकालना है, 1/v यहीं रहने दीजिए, 1/f माइनस 1/u आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1/f है 1/1.5 माइनस 1/u है 1/-5, ठीक है, 5 - 5 है ना। अब ये इसको हम 10/15 लिखेंगे, 10/15 प्लस 1/5 आ जाएगा। 10/15 को भी चाहे आप छोटे उसमें कर लीजिए, ये 2/5 आ जाएगा, 2/5 5 पे कट होके 2/3 सॉरी, ठीक है। और नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 एलसीएम आ गया, 10 + 3 13/15, ये आ गया आपका 1/v इज इक्वल टू 13/15। दोनों तरफ उल्टा कर देंगे इसको, v इज इक्वल टू 15/13 इज इक्वल टू 1.15। ये जो इन्होंने ये 1.15 मीटर निकाला है ये पॉजिटिव आया है, और ये मैंने आपको दूसरे तरीके से करके दिखा दिया। इस तरीके में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इन्होंने पॉइंट्स में ही रहने दिया है, इसको करने को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 1.15 अल्टीमेटली v की वैल्यू आ गई, मतलब पॉजिटिव v की वैल्यू आने का मतलब है कि कन्वेक्स लेंस के राइट में ही वो 1.15 मीटर राइट में उसकी इमेज बन रही है, बैक में, ठीक है। इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ मिरर। अब आगे आ गया साइज एंड नेचर, ठीक है। नेचर तो यहीं से ही आ गया कि अगर वो प्लस में आ रही है, बैक में आ रही है, तो कन्वेक्स लेंस में होता क्या है, कन्वेक्स लेंस में तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट आता है, डिमिनिश्ड आता है। तो डिमिनिश्ड तो होगी, 5 मीटर साइज़ की जो बस है उसकी जो इमेज है वो अभी बताते हैं कितने मीटर की बनती है, और पोजीशन पता लग गई। अब मैग्नीफिकेशन का अगर यहाँ ये कैसे निकालेंगे, h डैश की वैल्यू हमें पता है कि मैग्नीफिकेशन h डैश अपॉन h भी होता है और -v/u भी होता है। तो अब -v/v की वैल्यू पता है, h डैश और h का हमें नहीं पता है, इसको छोड़ दीजिए, ये फार्मूला लेते हैं। माइनस ऑफ v क्या है, v आ गया 1.15 और u है -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 0.23। मीन्स अगर बस का साइज 1 मीटर है तो 0.223 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.23 मीटर मतलब कि 23 सेंटीमीटर। 1 मीटर वाली बस जो है वो 23 सेंटीमीटर वाली दिखेगी मिरर के अंदर। मीन्स हम इसको ये कह सकते हैं, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय ए फैक्टर ऑफ 0.23, फैक्टर 0.23। मतलब अगर बस की हाइट 10 मीटर है तो उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.3 मीटर की वो दिखेगी हमें, 10 मीटर वाली बस 2.3 मीटर की दिखेगी। ये है इसका मतलब, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, आपके पास सोल्यूशन तो किया हुआ है बुक में, मैंने आपको समझा दिया। सेकंड इसका न्यूमेरिकल है 10.2, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट का साइज है h दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, तो u आ गया 25 सेंटीमीटर। हमेशा u तो माइनस का ही होता है क्योंकि लेंस या मिरर के सामने रखा जाता है, सामने वाली डिस्टेंस जो है, लेफ्ट वाली डिस्टेंस जो है वो माइनस में ही आती है। ये 4 हो गया, ये -25 हो गया। और फोकल लेंथ दे रखी है 15, कनकेव लेंस है, कनकेव मिरर है तो माइनस की आएगी, ठीक है। कनकेव के केस में लेफ्ट में होता है तो माइनस में आएगी। इमेज डिस्टेंस v फाइंड आउट करना है और h डैश फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, h एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। हम कहाँ स्क्रीन रखें कि उसकी इमेज स्क्रीन पे ऊपर शार्प इमेज बन जाए, और नेचर और साइज ऑफ इमेज भी बताना है। तो सबसे पहले तो हम v की वैल्यू निकालेंगे, वही फार्मूला लगा के आप अपने आप कर सकते हैं। 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/f माइनस 1/u, जैसे हमने पीछे किया। f है 1/-15 और u है 1/-25। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/-15 प्लस 1/25। इसका लेंगे एलसीएम, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 75 -5 + 3 -2/75, ठीक है।
ये आप देखेंगे तो आ गया, यहाँ पहुँच गए हम। 1/v इज इक्वल टू -2/75 और v आ जाएगा 75/2 माइनस का मतलब कि -37/5। ठीक है, v माइनस का मतलब कि कन्वेकेव लेंस के लेफ्ट में 37.5 डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनेगी, लेफ्ट साइड बनेगी। माइनस का मतलब ये हुआ। ठीक है, रियल इन्वर्टेड ही बनेगी, लेफ्ट में बनेगी तो वर्चुअल और इरेक्ट तो राइट में बनती है कनकेव लेंस के, कनकेव मिरर के। तो क्या है, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द इमेज इज रियल, रियल इमेज होगी। अब हमने एक और चीज़ निकालनी है इसमें, क्या, साइज़ भी निकालना है। ठीक है, नेचर तो पता लगी जाती है कि भाई हमें पता है। एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं कि मान लीजिए कनकेव लेंस है जिसकी 15 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ है और 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आप देखेंगे कि कनकेव मिरर का एफ है 15 सेंटीमीटर, जो सी आएगा वो टोटल यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इमेज 25, ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, मतलब कि एफ और सी के बीच में रखा हुआ है, तो उसकी इमेज जो है बियॉन्ड सी बनेगी, यहाँ करके बनेगी, और वो बन भी रही है 37.5 सेंटीमीटर दूर बन रही है। ठीक है, तो वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। हम स्क्रीन को यहाँ रखेंगे ताकि इसके ऊपर ये इमेज बन सके। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। इसके बाद हमारे पास हमने एच डैश इमेज का साइज निकालना है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, वो है एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू -v/u। अब हमें क्या क्या पता है इसमें से, एच की वैल्यू एच डैश निकालना है और ऑब्जेक्ट एच हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू -v/u। एच डैश फाइंड आउट करना है, एच है 4, ये तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, और v/u माइनस v कितना है, अभी हमने 37.5 निकाला है और ये है -25। ठीक है, ये भी कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब ये 4 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एच डैश आ जाएगा ये देखिए 6 -6। तो क्या हुआ, -6 का मतलब हुआ कि ये जो ये इमेज है वो नीचे की तरफ यहाँ बनेगी और उसका जो साइज़ है वो 6 सेंटीमीटर होगा नीचे की तरफ। ये 4 सेंटीमीटर है, ये नीचे 6 सेंटीमीटर होगा, एनलार्ज्ड होगा। वैसे भी सी और एफ के बीच में जब रखते थे ऑब्जेक्ट को तो बियॉन्ड सी बनता था, बियॉन्ड सी यहाँ इमेज बनती थी, ग्रेटर इन लार्जर इन साइज बनती थी, इन्वर्टेड और रियल बनती थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है और हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये आपके इसमें क्वेश्चन आंसर भी मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे डाल दिए हैं। क्वेश्चन है इसी पेज पे ही, ये क्वेश्चन है 1 और 2। ठीक, इसमें है फोकल लेंथ निकालिए जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 हो, वो आएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक सेकंड वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। देखिए क्या कह रहा है कि अगर एच तो साइज है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कनकेव मिरर है, ये भी ध्यान रखिए, रियल इमेज बना रहा है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। एच डैश जो है वो इसके 3h है, मतलब लेकिन लेंगे हम माइनस में, क्यों, क्योंकि कनकेव लेंस में इमेज जो है वो रियल में नीचे बनती है। ठीक है, माइनस साइन साथ में लेंगे। एच ऑब्जेक्ट साइज h ही है, इमेज साइज 3h है लेकिन माइनस का, और एक और है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट रखा गया है ऑब्जेक्ट को, मतलब u जो है वो -10 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड ही रखा जाता है इमेज को। अब आप एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू -v/u ये फार्मूला लगा के एच v की वैल्यू निकाल सकते हैं। v की वैल्यू ही इन्होंने पूछी है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो क्या करेंगे, एच डैश की जगह पे 3h, h की जगह पे h, यहाँ पे माइनस आएगा, उधर आ जाएगा -v/u, u क्या है -10, तो h से h कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, v की वैल्यू आ गई -30, तो ये आ गया v की वैल्यू -30। तो -30 का मतलब क्या हुआ कि 30p से 30 सेंटीमीटर दूर ये लेफ्ट साइड ही बनेगी, इन्वर्टेड और रियल बनेगी। ठीक है, अगर राइट साइड बनती तो पॉजिटिव आता भी। तो क्या मतलब है, हेयर द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द गिवन कनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन टॉपिक खत्म होता है और अब शुरू होता है रिफ्रैक्शन।